नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि हम लोगों ने 60 क्वेश्चन लगभग इस टॉपिक का हम लोग देख चुके हैं। आज 25-30 क्वेश्चन के अराउंड देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ भी। और आज के बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग इस टॉपिक को जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना कवर करेंगे, फिर नया टॉपिक ये चलेंगे। फिर उसके बाद ऐसे सर्किल की तरह घूमते हुए सारे मतलब कि टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे और आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और पूरी सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट होंगे कि आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन बना के आइएगा सही सही। और इस तरीके से हम एक्सप्लेन करके आपको बताते हुए भी चलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे और आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि अभी आपका इस नेक्स्ट जो महीना है अक्टूबर, उसमें बहाली की प्रक्रिया शुरू होंगे। यह आप सबको पता है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आप सब ने भी पेपर में देखे थे कि अपडेट आ चुके थे। तो आप लोग ये काम आप लोगों को दिए जा रहे हैं मेरे तरफ से। समझिए, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जो ग्रुप है, जो भी आपके फ्रेंड होंगे, उनके पास ये क्लास वाला वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके और क्लास में जुड़ सके। जितना जल्दी हम लोगों का क्लास का जो जितना टारगेट है उतना कंप्लीट होंगे। हम लोग ऐप पे चलेंगे, आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होंगे, टेस्ट सीरीज आपका स्टार्ट हो जाएगा, सारा कुछ वो सारी तैयारियां आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपको बेहतर आपका रिजल्ट हो सके और आप सिलेक्शन ले सके। तो इस नंबर पर आप लोग कॉल करके, जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि अब आपका इम्पोर्टेंट क्लास छूट रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सही नहीं, गलत को खोजना है। कह रहा है कि दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। ये हमने आपको बताए थे कि फेफड़ा का मतलब दो फेफड़ा हमारे बॉडी में होते हैं, एक बायां एक दायां। बाएं फेफड़ा का वजन भी ज़्यादा होता था क्योंकि बड़ा होता है। इसको वजन को किस में मापते थे? तो ओस में मापते थे। ओस में मापते थे ना। बड़ा वाला को 23 ओस और छोटा वाला को 19 ओस होते थे। इसका वजन इस यूनिट में मापते थे। और फेफड़ा का क्या कार्य है शोषण में? तो यह सांस के जरिए जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, वो फेफड़ा ही क्या करता है, तो ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाता है। और या ये भी कह सकते हैं कि ब्लड जो है वो फेफड़ा में जाकर ही शुद्धिकरण होता है। और हमारे शरीर का प्रमुख अंग भी फेफड़ा ही है, सिर्फ हमारा ही नहीं। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें जैसे कहा है कि फेफड़े के माध्यम से शोषण कौन कौन करता है। तो सरीसृप, जिसमें सांप, छिपकली ये सब आते हैं, वो सब सरीसृप हो गए। स्तनधारी में हम लोग आते हैं, जो बेबी को जन्म देते हैं वो सब स्तनधारी में आते हैं। पक्षी हो गया, ये सब क्या चीज़ से सांस लेते हैं? तो फेफड़ा के माध्यम से ही लेते हैं। तो फेफड़ा से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गलत को खोजना है। तो दाएं फेफड़ा बाएं से बड़ा होता है, ये सही है। सही तो हमको खोजना नहीं था, तो ये इस अनुसार गलत हो गया। दाएं फेफड़ा में 3 एवं बाएं फेफड़ा में 2 लॉब्स होंगे, ये भी सही है। ये दोनों सही है। तीसरा लेकिन खोजना हमको क्या है? गलत वाला खोजना है। सी ऑप्शन पे चलते हैं। कह रहा है दाएं फेफड़ा भारी होता है बाएं फेफड़ा से। तो ये होता ही है भारी, क्योंकि इसका वजन 23 ओस होता है और बाएं फेफड़ा का कितना होता है? 19 ओस होता है। तो ऑब्वियसली ये भारी है। उसके बाद है कि दोनों फेफड़ा बिल्कुल समान है, ये गलत है। ये गलत है और यही हमको खोजना था। तो यहाँ पर आकर हमको फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर मिला। ठीक है, तो दोनों फेफड़ा समान होता नहीं है, एक बड़ा और एक छोटा होता है। एक का वजन 23 औस होता है और छोटे वाला बाएं फेफड़ा का वजन 19 औस होता है। दाएं वाला बड़ा होता है, बाएं वाला छोटा होता है। बस इससे ज़्यादा इस फेफड़ा से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं। और यही आपका ग्रुप डिस्कशन में होंगे। जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा ना, तब ये सब टॉपिक हम वहाँ पर आपको मेंशन कर देंगे, उस पर आपको ग्रुप डिस्कशन चलेंगे। और हम सिर्फ यहाँ पर क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को
कवर करेंगे। कह रहा है कि एडम्स एप्पल किस अंग से संबंधित है। तो एडम्स एप्पल जो संबंधित है वो स्वर तंत्र से संबंधित है, लैरिक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। स्वर तंत्र के बारे में हमने आपको बहुत जानकारियाँ दिए थे, बहुत सारे चीज़ बताए थे। लैरिक्स इंग्लिश में ऐसे लिखा रहेगा LARYNX, लैरिंक्स, जो कि कितने 9 लेयर मतलब कि 9 टुकड़ा ऑफ कार्टिलेज मतलब उपास्थि से बना होता है। किससे? 9 टुकड़े, उपास्थि के 9 टुकड़े से ये बना हुआ होता है। ये एक क्वेश्चन भी था कि ये लैरिक्स कितने उपास्थि के टुकड़े से बने होते हैं। पीछे का एक क्वेश्चन था ना, वहीं पर हमने एक्सप्लेन करके आपको बताए भी थे। तो 9 उपास्थि के टुकड़े से बने होते हैं। तो एडम्स एप्पल किस अंग का है? तो स्वर तंत्र का है। अब एप्पल है तो ये मत समझ जाइएगा कि खाने वाला एप्पल है, एडम्स लिखा है, एडम्स एप्पल, तो वह कौन से अंग का भाग है? तो ये स्वर तंत्र का भाग है। और ये आपने कभी सोची कि इसको एप्पल्स क्यों कहते हैं? तो इसकी संरचना एप्पल्स जैसे होती है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एप्पल कहा जाता है। थोड़ा सा हमको एप्पल का फिगर नहीं आ रहा है बनाने, तो आप लोग को तो आता ही होगा। ऐसे शायद रहता है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होते हैं लगभग। टमाटर समझिए या एप्पल समझिए, ऐसे ही होते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कल बहुत ही कम स्टूडेंट क्लास ज्वाइन किए थे और कल रीज़न भी था क्योंकि आप सब बहुत सारे जो ANM बने, GNM बने थे वो फास्टिंग में थे और कल फेस्टिवल भी था। हम लोग बिहार का प्रमुख फेस्टिवल में से भी आते हैं क्योंकि इसमें 2 रोज़ फास्टिंग होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा कम अटेंड हुए थे क्लास में। चलिए कोई बात नहीं, आज जो भी कैंडिडेट आज जो क्लास अटेंड करिएगा पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आए। पिछले क्लास यदि आपका छूट गया है तो आपके पास चला गया होगा क्लास, कल ही आपको मिल गया है, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। कह रहा है कि मानव का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा होता है? फेफड़ा, श्वास नली, ग्रास नली या डायफ्राम? तो मानव का जो प्रमुख श्वसन अंग है वो क्या है? फेफड़ा है। कितनी बार हम आपको बता चुके हैं कि हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अंग, श्वसन का प्रमुख अंग क्या है? फेफड़ा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि वायु के श्वसन तंत्र से बाहर निकलने के बाद क्या घटित होता है? वायु के श्वसन तंत्र से बाहर निकलने के बाद क्या घटित होता है, ये आपसे पूछे जा रहा है कि डायफ्राम संकुचित हो जाता है या डायफ्राम फेफड़ा का आयतन बढ़ जाता है या डायफ्राम शिथिल हो जाता है। तो श्वसन के वायु के श्वसन तंत्र बाहर निकलने के बाद क्या घटनाएं होती है? तो डायफ्राम शिथिल हो जाता है। क्या होता है? डायफ्राम शिथिल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसमें फुसफुस शोषण होता है? फुसफुसीय शोषण क्या होता है? जो फेफड़ा को फुसफुस नाम भी कहते हैं। फुसफुस आप लोग गांव सब में भी सुनते होंगे। फेफड़ा का ही दूसरा नाम क्या है? फुसफुस कहा जाता है। तो जैसे क्या, मनुष्य हम लोग तो लेते ही हैं, मछली तो गिल्स से लेता है, मनुष्य हम लोग लेते हैं, मेढक फुसफुस से भी लेता है लेकिन त्वचा से भी लेता है, इसलिए ये नहीं होगा। जलीय जीव गिल्स से लेता है, गिल्स कहिए या गल्फर कहिए। तो हम इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए किस तरीके से घुमा के पूछ रहा है तो वही चीज़, क्योंकि हम तो ये बताए आपको कि आप लोग भी कहीं पढ़ते होंगे क्वेश्चन, तो यही रहेगा कि अगर हमारे से अदर कहीं पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि मानव किससे शोषण करता है या प्रमुख शोषण अंग क्या है। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ पे देखिए कि इनमें से कौन फुसफुसीय शोषण है। फुसफुसीय मतलब फेफड़ा। इसीलिए कहते हैं क्लास अटेंड किया करिए, जिससे आपको सारा जो फैक्ट है वो क्लियरेंस होंगे। क्योंकि क्वेश्चन के बारे में हम हमेशा बताते आ रहे हैं कि क्वेश्चन अनंत यात्रा होती है, और इसलिए आप लोग थ्योरी को, एक्सप्लेनेशन को समझने का प्रयास करिए। तो फुसफुसीय शोषण किस में होता है? तो मनुष्य में होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि बाहर के फेफड़े के अंदर, बाहर से फेफड़े के अंदर वायु किस क्रम में
जाती है, मतलब बाहर से फेफड़े के अंदर जो वायु जाता है वो किस क्रम में जाता है? नसा छिद्र या ग्रसनी, स्वरतंत्र, श्वास नली या श्वसनीय या श्वसनिका या कुपिका, या अब इसी तरीके से सब है, मतलब कि उसका क्रम बना हुआ है। तो ये किस तरीके से जाता है, किस ऑर्डर में फॉलो होता है? तो ये मतलब इसी ऑर्डर में फॉलो होता है। नसा, पहले नसा छिद्र आपके कहाँ, नाक में जो है नसा छिद्र, वहीं से ना श्वास जाएगा, नसा छिद्र से जाएगा तो नसिका कपाट में जाएगा, वो जो कि नाक से जो जुड़ा हुआ नली है। उसके बाद कहाँ जाता है? स्वरतंत्र में जाता है। स्वरतंत्र श्वास नली को जोड़ता है तो श्वास नली में जाएगा। श्वास नली से श्वसनी में जाता है, श्वसनी से श्वसनिका में जाता है, श्वसनिका से कुपिका जो डायफ्राम है वहाँ पे जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये हमने आपको फिगर से बताए भी थे, इसलिए आप लोगों को बार बार कहते हैं कि पूरी क्लास अटेंड किया करिए। जो क्लास ज्वाइन किया उसको तो सारी क्लास मिल ही रहे हैं, उसको खोजने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा क्लास कब हुआ था। जिस ऑर्डर में क्लास होता है इसी ऑर्डर में आपको क्लास मिल जाता है। जैसे कि आज के क्लास का जो लिंक है वो पहले ही मिल गया होगा, आप लोगों को मिल जाता है क्लास का लिंक। तो इसलिए आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा श्वसन अंग जोड़ों में पाया जाता है? जोड़ा मतलब दो, जोड़ा होता है पेयर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कंफ्यूज मत करिए। पेयर जिसको बोलते हैं ना, जिसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के टर्म में कपल भी बोलते हैं। तो जोड़ा मतलब क्या? दो। तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन श्वसन का ऐसा अंग है जो जोड़ा में पाया जाता है, मतलब कि दो होते हैं। तो ये आप लोग बहुत ही ईजिली बता सकते हैं। नसा द्वार भी दो होता है, श्वसनिका भी दो होता है, फेफड़ा भी दो होता ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों सही है तो तीनों नीचे में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो ऑप्शन नीचे में होगा, घबराइएगा नहीं। कह रहा वायु कोश कुपिका एल्वियोलाई किस अंग से संबंधित है? श्वास नली, फेफड़ा, यकृत या मस्तिष्क? तो मस्तिष्क सबसे से इसका, यकृत से, लीवर सबसे तो इसको कोई मतलब है ही नहीं, आपने लीवर का कभी नाम भी नहीं सुना। या तो श्वास नली या फेफड़ा होंगे। तो वायु कोश और कुपिका और एल्वियोलाई जो होता है वो सब फेफड़ा से ही संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? तो फेफड़ा से संबंधित होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंतः शोषण के दौरान क्या घटित होता है? हमने आपको बताए थे कि शोषण का मुख्यतः दो अंग या दो भाग कहिए, एक अंतः शोषण, एक बाह्य शोषण होता है, जिसको दो नाम, अलग भी नाम होता है। इसको क्या बोलते हैं? अंतः शोषण को निःशोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर निःशोषण लिखा रहे तो आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। नी लगा है मतलब अंदर की तरफ, नीह लग जाए यहाँ पर, अगर विसर्ग आ जाए तो बाहर की तरफ, मतलब अंतर और बाह्य शोषण होता है ना। अगर निः शोषण आ गया तो वह क्या होता है? बाह्य शोषण होता है। ठीक है, तो क्या दिया है? अंतः शोषण। तो अंतः शोषण के दौरान क्या घटित होता है? तो इसके दौरान मतलब कि जैसे इसमें दिया गया है कि डायफ्राम संकुचित होता है या फेफड़ा का आयतन बढ़ेगा। अंतः शोषण करेंगे तो फेफड़ा का आयतन भी बढ़ेगा, डायफ्राम थोड़ा संकुचित भी होगा, क्योंकि वो फैलता कब है? जब सांस छोड़ते हैं। डायफ्राम क्या चीज़ में सहायक है? तो सांस छोड़ने में, मतलब बाह्य शोषण में सहायक है। 75% जो निःशोषण का कार्य है, योगदान मतलब डायफ्राम के द्वारा ही होता है। बाह्य शोषण की क्रिया में 75% योगदान डायफ्राम का ही होता है। लेकिन इससे एक रिगार्डिंग और क्वेश्चन भी बताए थे कि जब महिला गर्भवती धारण करते हैं तो उसके बाह्य शोषण में जो डायफ्राम है वो भाग नहीं लेता है। तो ये भी सही है।
कि अंतः शोषण करेंगे तो डायफ्राम संकुचित होगा, फेफड़ा का आयतन बढ़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जितना अधिक जाएगा फेफड़ा उतना ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब रखेगा, ब्लड में उसको मिलाएगा, तो उसका जो आयतन है फेफड़ा का वो जरूर बढ़ेगा। अंतः फुसफुसीय दाब घटेगा, तो अंतः का जो फुसफुसीय दाब है वो अंदर से कुछ जाएगा, बाहर से कुछ अगर अंदर आप लेते हैं तो आंतरिक जो चीज़ें है वो घटेगा ना, तो उसकी जो प्रेशर है जो दाब है वो घटेगा ही। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहा है तो तीनों आपको नीचे में दिया गया है। यदि इस टाइप का आंसर बन रहा है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो ऑप्शन मिल रहा है, 2 सही हो रहे हैं, तीसरा आपको नहीं पता चल रहा है, तो ऑल ऑफ दीज वाला जो रहेगा और इनमें से सभी सही है या उपयुक्त सभी सही है तो वही सही कर दीजिएगा आप लोग एग्जाम में। 2 आपको लग रहा है कि सही है तो इसका करेक्ट आंसर पता चल गया आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन अंग नासिका कक्ष किसमें खुलते हैं। श्वसन अंग का जो नासिका कक्ष होता है वह किसमें जाकर खुलता है, यानी कि उसमें ओपन होते हैं, खुलते हैं, स्वर तंत्र में जाके या ग्रसनी में जाके या श्वास नली में जाके या मुख में जाके। मुख में तो खुलेंगे नहीं, तो ये कहाँ खुलते हैं श्वसन अंग का नासिका कक्ष, तो ये ग्रसनी में जाके खुल जाता है। कहाँ पे खुलता है, तो ये ग्रसनी में जाकर श्वसन अंग का जो नासिका कक्ष है वो खुलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 72 क्वेश्चन हो गया, 72 नंबर तक, और इससे आगे का क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, अच्छा लग रहा है ना क्लास? बहुत ही इजी वे में, बहुत ही फनी वे में आपको क्लास करवाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको प्रेशराइज फील ना हो, आप लोग बढ़िया से बेहतर तैयारी कर सके। इस तरीके से आपको नोट्स सारी सुविधाएं उपलब्ध भी करवाए जा रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आजकल के चक्कर में है कि हम आज करेंगे कल करेंगे, तो आप लोग क्लास जुड़ जाइए, क्योंकि आप ये क्लास छोड़ते हैं तो आपको बहुत कुछ मिस होता है। अगर पैसा का प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसा नहीं कि एक ही बार देना है, आपको जिसको दिक्कत है बताने पर हम आपको उसको थोड़ा सा समय भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हम लोग नहीं किए ना, कि ग्रसनी एवं श्वास नली के बीच कौन सा अंग स्थित है। तो ये हमने आपको बताया था कि स्वरतंत्र ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का ही काम करता है। तो इसके बीच में कौन उपस्थित है, तो स्वरतंत्र इसमें बीच में ही लैरिंक्स जो है वो उपस्थित है। स्वरतंत्र किसमें, तो ग्रसनी और श्वास नली के बीच में स्वरतंत्र उपस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोटिस किस में खुलते हैं, ग्रसनी में, स्वरतंत्र में या श्वास नली में या श्वसन में। तो ग्लोटिक्स किस में खुलते हैं, तो ये स्वरतंत्र में जाके खुलते हैं। कहाँ पर ओपन होते हैं, तो ग्लोटिक्स स्वरतंत्र में जाके, स्वरतंत्र से लेकर जितना भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारे एक जगह आपको लिखा हुआ मिल रहा है, जिससे कि आप अच्छे से रिवाइज करके एक दूसरे क्वेश्चन को रिलेट करके आप अपने माइंड में रख सके और रिवाइज भी कर सके, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोटिक्स किसमें, ये क्वेश्चन तो हम देख चुके ना। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। कंठ के अन्य नाम कौन से हैं, मतलब कंठ का दूसरा नाम क्या है, क्या नाम से उनको जाना जाता है। कंठ को ही स्वरतंत्र भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस यहाँ पे लिखा है, वॉइस होगा क्या होगा, वॉइस बॉक्स।
वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, स्वर तंत्र को ही वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो ये दो नाम हो गया। कंठ से ही आवाज़ निकलती है, ये आपको पता है ना। ध्वनि पेटिका भी इसी को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन इससे पूछेंगे तो आप निश्चित ही बना सकते हैं, क्योंकि इसकी सारी जानकारियाँ हम आपको बता दिए कि स्वरतंत्र इंग्लिश में लैरिंक्स जो बोलते हैं, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि नाम से ही क्लियर है, और इसको ध्वनि पेटिका भी कहते हैं। कंठ भी इसी का नाम है, क्योंकि आपको पता है ना कि कंठ से ही क्या हमारा वॉइस निकलते हैं। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि अंतः शोषण के दौरान कौन से अंग एक चूषण जो सक्शन पंप की तरह काम करता है? सक्शन पंप आप जानते हैं ना, जो कोई सक्शन पंप जैसे क्या आप लोग गांव सब में सिंचाई करते हुए देखते हैं, जो डेनवो या मोटर जो लगाकर, या दमकल जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, तो वो जो जैसे नदी या कहीं मतलब कि छोटा सा पानी के लिए गड्ढा जैसा उसमें लगाते हैं, तो एक पाइप अंदर डाला जाता है पानी में, उसको सेक्शन पाइप कहा जाता है। उसी को सेक्शन पाइप कहा जाता है। वो क्या करता है? पानी को खींचने का काम करता है। तो सेक्शन पाइप आप समझ गए, जिसकी आकृति ऐसी रहती है, सॉरी इस तरीके से रहता है गोले जैसे, ऐसे रहते हैं, ऐसे पाइप ऐसे निकला हुआ रहता है, इसमें छिद्र जैसे रहता है, छिद्र ऐसे 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 छिद्र रहते हैं। इससे क्या होता है? तो पानी को खींचता है, और बाहर छिद्र इसलिए बना रहता है कि जो बड़ा फ्लोटिंग मटेरियल है उस सब को मत खींचे, सिर्फ पानी को अंदर पाइप खींचे, और ये जो मोटर लगाए रहते हैं उससे पाइप के जरिए खेत में जाता है। वही कह रहा है कि चूषण मतलब खींचता है, चूसता है, तो या सेक्शन पंप कहिए की तरह कौन काम करता है? जैसे इसमें दिया है फेफड़ा, श्वास नली, ग्रसनी या स्वरतंत्र। तो फेफड़ा ही चूषण का ही अंतः शोषण के दौरान चूषण का काम करता है, क्योंकि अंतः शोषण जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को फेफड़ा खींच लेता है, अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, अपने तरफ खींच लेता है, उसको अपनी तरफ चूस लेता है। सेक्शन पंप की तरफ अपनी तरफ क्या करता है? उसको खींच लेता है, जिससे कि वो ऑक्सीजन को क्या कर सके? तो ब्लड में मिला सके, या कहिए कि इसमें ऑक्सीजन जो ब्लड है वो फेफड़ा में आकर शुद्धिकरण हो सके। ठीक है, तो अब आप लोगों को इस टाइप से कभी दिक्कत नहीं आएंगे। इसने एक्सप्लेन करके क्लास बाय क्लास हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, फेफड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय कहाँ स्थित है? चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें दिया गया है कि फेफड़ा, दोनों फेफड़ा के ठीक बीच में, थोड़ी बाएं, थोड़ा दाएं फेफड़ा की ओर, थोड़ा बाएं फेफड़ा की ओर, या बाएं फेफड़ा के बीच में। तो ये कहाँ स्थित है? क्या चीज़ पूछा है? तो आपसे पूछा है हृदय कहाँ स्थित है, हार्ट जिसको बोलते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो थोड़ा बाएं फेफड़ा की तरफ स्थित होता है। कहाँ होता है? तो बाएं फेफड़ा की तरफ, थोड़ा बाएं फेफड़ा की तरफ। जैसे हमने आपको बताए थे ना कि वो फिगर हम आपको दिखाए थे ना कि ऐसे आपका स्पाइनल कोड हो गया। स्पाइनल कोड ऐसे हुआ, ऐसे होता है ना। इसमें क्या आता है? डायफ्राम जो ऐसे बना रहता है, इसमें फेफड़ा सारे कुछ यहाँ पर अटैच रहते हैं। ये दाएं बाएं साइड हो गया, या कह लीजिए दाएं साइड हो गया, या ये बाएं साइड हो गया आपका। तो ये मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा शिफ्टिंग रहता है किसका? इधर की तरफ, बाएं साइड की तरफ किसका? थोड़ा बाएं फेफड़ा की तरफ हृदय जो आपका हार्ट है उसका मतलब कि स्थित रहता है, वहीं पर वो अवस्थित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि श्वास नली का संबंध किससे है? भोजन से, श्वास से,
या सांस एवं भोजन दोनों से, या इनमें, या कोई निश्चित नहीं है। तो श्वास नली का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है श्वास नली का, वह सांस से संबंधित है। किससे? श्वास नली का ना सांस से है। यहाँ पे ग्रास नली है, तो ग्रास नली का संबंध तो भोजन से है, ये आप सबको भी पता है। क्योंकि हम जब भोजन करते हैं तो क्या होता है, जो आपका श्वास नली है वो मतलब कि थोड़ा सा क्या होता है, बंद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि भोजन किस में पहुँच पाता है, तो ग्रास नली में पहुँच पाता है। ये हमने आपको पहले भी बता चुके थे। कह रहे श्वास नली का संबंध किससे है? तो मतलब क्या कि हमने आपको बताए थे, जहाँ आपको एपिग्लोटिक्स पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे बताए थे ना कि जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिक्स क्या हो जाता है कि बंद हो जाता है, जिससे कि भोजन श्वास नली में न जाकर ग्रास नली में जाता है। यही रीज़न था कि भोजन, हमने बताए थे ना वहाँ पर कि भोजन श्वास नली में न जाकर कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। तो ग्रास नली भोजन से संबंधित है, इसमें सोचना ही नहीं है। सांस से संबंधित रहता तो श्वास नली रहता। तो ये, और मतलब कि ये किसका काम रहता है कि भोजन को ग्रास नली में पहुंचाना, तो एपिग्लोटिक्स कराता है। जब कुछ भी हम निकलते हैं तो श्वास नली वाला जो पार्ट है उसको बंद कर देता है एपिग्लोटिक्स, और जिससे क्या होता है कि भोजन श्वास नली में न जाकर ग्रास नली में जाते हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना क्वेश्चन कर लिए, आगे की क्लास में और भी क्वेश्चन हम लोग जारी रखेंगे। तो और आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए आप लोगों की क्लास थोड़ा कम हो रहा है। जिस दिन से आप लोग पूरा वीडियो देखने लगे, पूरा क्लास करने लगेगा, उस दिन से आपकी क्लासेज का टाइम बढ़ जाएगा। 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा अप्रॉक्स ऐसे चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।